तो आज हम जानेंगे धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के 4 आसान उपाय। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहले उपाय के बारे में। किसान साथियों, पहले उपाय के रूप में हम यहाँ पे जिंक का सही इस्तेमाल आपको बताएंगे। जिंक एक ऐसा तत्व होता है, अगर इसकी कमी धान की फसल में हो जाएगी। आप केवल जिंक के बारे में नहीं, बहुत सारे नए नए उपाय भी आपको बताएंगे। पहले कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। जिंक अगर आप इस्तेमाल करें तो मेरा मानना है कि आप जिंक का मिट्टी में प्रयोग ना करें, जिंक का स्प्रे विधि से आप प्रयोग करें। और जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिंक की कमी होने से पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, जड़ विकास नहीं हो पाती हैं, कल्ले का फुटाव वगैरह नहीं हो पाता है। तो जिंक का आप इस्तेमाल करें स्प्रे विधि से। अब स्प्रे विधि से कैसे इस्तेमाल करना है, सही समय तरीका आपको बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो आप 3 बार स्प्रे करिए। कल्ले निकलने के समय स्प्रे करिए पहली बार, उससे पहले। और यानी समय बताते हैं, टाइमिंग बताते हैं कि पहली बार 20-25 दिन पे आप स्प्रे करिए या 30 दिन तक। दूसरी बार 40-45 दिन तक आप स्प्रे करिए। और तीसरी बार बालियाँ निकलने से पहले, गाबोड अवस्था जिसको बोलते हैं, या गाबे की अवस्था, जो भी है, जिस भी नाम से आप जानते हो, उस अवस्था में करिए। जब बालियाँ निकलने वाली हो उससे पहले, तो अच्छे से बालियाँ निकलती हैं और भोजन वगैरह अच्छे से बनने से बालियों का विकास भी अच्छे से होता है। तो 3 बार आपको स्प्रे करना है। पहली बार कल्ले निकलने से पहले आप डालिए, ताकि कल्ले का फुटाव आपका अच्छे से हो सके। जिंक अगर हम जानें तो 2-3 जिंक आती है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिंक सल्फेट भी आप डाल सकते हैं स्प्रे विधि से। जिंक सल्फेट 33% में आती है, एक जिंक सल्फेट आती है 21% में। अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं तो इसकी लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम मात्रा लेनी है। हर बार इतनी मात्रा लेनी है, पर एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा लेनी है। और एक बार में 700 या 750 ग्राम आपको जिंक लेना है। इस जिंक के साथ आपको सिंगल जिंक नहीं डालना है, इसके साथ आप यूरिया मिलाइए 2-3 किलो, या बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। अगर आप 21% वाला जिंक का स्प्रे करते हैं तो इसकी 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ भी यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। एक चिलेटेड वाली जिंक भी आती है जो 12% में आती है, एडिटिया जिंक। इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा रहेगी लगभग 100 से 120 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। हर बार इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो ये ज़्यादा काम करती है, इस बात का ध्यान देना है। तो पहले तरीके में हम जिंक का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे तरीके में हम क्या डालेंगे? पहला तरीका आपने जाना कि हाँ, जिंक की पूर्ति तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाली 5 से 7 किलो, जब आप यूरिया 20-25 दिन पर डालते हैं तब डाली जाती है, या 21% वाली 8 से 10 किलो आपको डालना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी लागत कम आती है। हो सकता है मजदूरी आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन हाँ, वो काम ज़्यादा करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 3 बार जिंक का स्प्रे करेंगे और अगर आप 21% वाले जिंक का ही स्प्रे करते हैं तो 21% वाला 3 बार में आपने 3 किलो डाला, बाकी की मात्रा तो आपकी बच गई। यानी लागत में कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी और फ़ायदा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरे तरीके में हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदे होते हैं। ह्यूमिक एसिड एक तरह से ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक तत्व है। ये क्या होता है कि आपके पौधे में, ये मिट्टी और पौधे दोनों के लिए बेहतर होता है। ये मिट्टी को भी सुधारता है, मिट्टी में भुरभुरापन लाता है, जिससे जो हवा का संचार होता है मिट्टी में वो बढ़ता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो ह्यूमिक एसिड विशेषकर जड़ विकास में सबसे ज़्यादा मदद करता है। जड़ विकास के अलावा पौधे में कल्ले के फुटाव में, पौधे में भोजन के निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। जिंक जो ह्यूमिक एसिड होता है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कार्य क्या करता है कि मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं उनको घुलनशील बनाने का कार्य करता है। यानी अगर आपने कभी जिंक और डीएपी एक साथ डाला तो वो अघुलनशील हो जाते हैं, ना ही जिंक पौधे ले पाते हैं, ना ही फास्फोरस। तो ये क्या करता है कि जो भी मिट्टी में तत्व अघुलनशील हो जाते हैं उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाएगा। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना कोई दूसरी खाद डाले आपको दिखाई देगा कि हाँ, आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ, कल्ले फुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो है ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, इसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है। फ्लोविक एसिड जैविक रूप से काफ़ी सक्रिय होता है। ये भी काफ़ी बढ़िया मिट्टी में सुधार का काम करता है। मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी आबादी को बढ़ाने का कार्य करता है।
तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 किलो से लेकर 2 किलो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप जब यूरिया डालते हैं, वैसे तो रोपाई के समय भी आप डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ना डाल पाए हो तो 20-25 दिन पे डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हो गया, पहला तरीका जिंक वाला हो गया, दूसरा ह्यूमिक एसिड वाला हो गया। तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा एक फार्मूला है, इसमें हम 4-5 चीज़ों का, लगभग हम यहाँ पे 6 चीज़ों का प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे। कल्ले कम आने की एक बड़ी वजह सूक्ष्म तत्वों की कमी भी हो सकती है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। वैसे तो अलग अलग कंपनियां की भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फार्मूले आते हैं, लेकिन अगर आप खुद इसको बनाना चाहते हैं तो ये सस्ते में पड़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कितनी मात्रा में आपको डालना है, इससे कल्ले कैसे अच्छे आएंगे। सबसे पहले समय बता देते हैं। वैसे तो कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कल्ले बढ़ाना है तो कल्ले निकलने से पहले यानी 20-25 दिन के आसपास या 30 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाली आने से पहले भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें जो हम 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उसमें से पहली चीज़ हमने लिया है जिंक। अब अगर आप जिंक का स्प्रे करने वाले थे, जैसा कि मैंने पहले नंबर पे बताया कि आप जिंक का स्प्रे भी जैसे प्रयोग करिए, तो उसे जिंक में आप ये सारी चीज़ें भी प्रयोग कर सकते हैं। 20 से 25 या 30 दिन तक इसका इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए जानते हैं। पहला हो गया जिंक सल्फेट, आपको 21% वाला लेना है, लगभग 1 किलो। आप चाहें तो 33% वाला भी ले सकते हैं, लगभग 750 ग्राम, लेकिन 21% वाला आप लीजिएगा, लगभग 1 किलो के आसपास। जिंक के इस्तेमाल से जैसा कि आपको पता होगा अच्छे से कल्ले का विकास होगा, पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, अच्छे से हरियाली रहेगी। और इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से हरियाली आती है, हरापन लाने में काफ़ी, क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद होती है। इसके अलावा पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, हरियाली अच्छे से आती है, पौधे में ज़्यादा भोजन का निर्माण होने से पौधे में कल्ले का फुटाव वगैरह अच्छे से होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 किलो के आसपास। तो दूसरा चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, पहला चीज़ हो गया जिंक सल्फेट 21% वाला 1 किलो। तीसरी चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम यानी आधा किलो। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये फेरस सल्फेट ही क्लोरोफिल के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे में हरियाली आती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें बताएंगे वो पौधे के भोजन को अच्छे से बनने में हेल्प करेंगी और पौधे में हरापन लाने में हेल्प करेंगी, जिससे जब पौधे में अच्छे से भोजन वगैरह बनेगा तो ही तो अच्छे से विकास होगा। तो फेरस सल्फेट 19% वाला आपको आधा किलो लेना है। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अलग है, मैग्नीज सल्फेट अलग है। तो मैग्नीज सल्फेट जो आता है 250 ग्राम आपको इसकी मात्रा लेनी है। ये भी अच्छे से काम करता है, हरापन लाने में, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा पांचवी चीज़ आपको लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम। बोरोन का एक बढ़िया काम होता है कि पौधे के सभी भागों तक जो सभी तत्व होते हैं जो फसल की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उनको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। बोरोन काफ़ी आवश्यक तत्व होता है, लेकिन बोरोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदायक होता है। तो कभी भी बोरोन अधिक मात्रा में मत डालिएगा। बोरोन जो 20% वाला आता है 100 ग्राम लेना है। बोरोन के अलावा आपको जो छठवां चीज़ लेना है वो लेना है यूरिया। यूरिया 2 से 3 किलो के हिसाब से आपको लेना है। तो यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे जो हमने 6 चीज़ें आपको बताई हैं, इनके इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, पौधे में सही से प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे फसल में जब अच्छे से भोजन बनेगा तो पौधा अच्छे से विकसित होगा, पौधे में जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा, कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी। तो यह फार्मूला आप कल्ले निकलने से पहले वाली अवस्था में डालें, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक, तो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। वैसे आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बालियाँ निकलने से पहले डालेंगे तो बालियों का विकास अच्छे से होगा, कल्ले निकलने से पहले डालेंगे तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। तो ये फार्मूला भी फ़ायदेमंद है। जानते हैं चौथा तरीका। चौथे तरीके में किसान साथियों आपको यूरिया सही समय पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से भी कल्ले का फुटाव कम होता है। तो यूरिया आप
जो रोपाई के समय डालते हैं, अगर आप DAP या NPK डालते हैं तो 15-20 किलो ही देना होता है, क्योंकि DAP या NPK में भी नाइट्रोजन होता है। तो DAP या NPK अगर आप डालते हैं तो रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक पहली बार यूरिया डालिए, लगभग आपको 15-20 किलो डालना है। अगर आप SSP डालते हैं तो पहली बार यूरिया रोपाई के समय ही 30-40 किलो डालिए, उसके बाद 20-30 दिन पे दूसरी बार यूरिया 30 से 40 किलो, और 40-50 दिन पे अंतिम यूरिया 30 से 40 किलो देना है। यूरिया 50 दिन के अंदर ही प्रयोग कर देना है, बाद में डालने से नुकसान हो सकता है, पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिर सकती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी समय से करना है, ये भी काफ़ी आवश्यक होता है। यूरिया 50 दिन के अंदर पूरी मात्रा डाल देना है। कोशिश करिए कि सिंचाई करने के बाद यूरिया डालिए। तो अगर आप ये चारों बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी निश्चित ही धान में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव, हरापन ले पाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।